Good morning to all of you. Myself भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोग के बीच बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आप लोग के बीच आज ज्योमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ये त्रिभुज से संबंधित है, हम लोग आज त्रिभुज के आकृति के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके विशेषता के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो मैंने पहले से कुछ चीज़ों को लिख दिया हूँ, अभी मैं आप लोग को डिफाइन करके बता देता हूँ। जैसे पहले फर्स्ट में हम लोग टॉपिक है त्रिभुज। क्या है त्रिभुज? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन असंरेख बिंदुओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ऐसे बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, तीन भुजाओं से घिरी और बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन इसमें जरूर याद रखना, उसमें बंद आकृति जरूर बोलना है। जैसे अगर खाली आप लोग बोल देते हैं, चाहे कहीं डिफिनेशन लिख देते हैं, ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, तो त्रिभुज की परिभाषा वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक भुजा इधर हो गया, एक भुजा इधर हो गया, एक इधर हो गया, तीन तो हो गया, लेकिन इसको तो हम त्रिभुज नहीं ना कहेंगे। तीन तो भुजा है लेकिन बंद नहीं है। तो तीन भुजा भी होना चाहिए, साथ में बंद भी होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब इसमें है क्या, ये त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? प्रश्न एक खड़ा होता है। तो त्रिभुज के 6 भाग होता है। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब भुजा के हिसाब से 3 प्रकार और कोण के हिसाब से 3 प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो भुजा के हिसाब से 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के फोटो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पहले इसको जाने। तो देखो, इसके नाम में ही इसके परिभाषा लिखा हुआ है, सम प्लस बाहु। सम माने कथी होता है? बराबर। अब बाहु माने तो बाहु यानी आप लोग जानते ही हैं भुजा। भुजा ही लिख देते हैं, फिलहाल के लिए समझ में आना चाहिए, केवल हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं, यानी वैसे आकृति, त्रिभुज के ऐसी आकृति जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी हम लोग को क्या है जी, ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर हो जाएगा सी ए के। यही हम लोग का गुण है। कोई दिक्कत? तो हम लोग जान गए जी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, तो भुजा यदि बराबर है तो जाहिर से बात है
जिसका कोण भी आपस में बराबर होगा। यदि भुजा मान लेते हैं हम, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच यदि भी कोई भी कोण अगर बन रहा है, यहाँ पर 60 बन रहा है तो सब 60-60 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला, देखिए अगला है हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार के, इसका आकृति हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो देख लीजिएगा ए बी सी, लगभग में तीनों बराबर दिख रहा है, लेकिन मेरे पास तो स्केल अभी नहीं है ताकि हम उसको मेजरमेंट करके लिखें, लेकिन समझने के लिए सिंबल ये बना दिए हैं ताकि इससे आपको पता चल जाएगा ये दोनों साइड है आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग जाने समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं इस शब्द को। तो समद्विबाहु के संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम प्लस द्विव प्लस बाहु। सम इस होता है बराबर, और द्विव माने होता है दो, और बाहु यानी भुजा। हाँ, यानी त्रिभुज के ऐसी आकृति जिनकी दो भुजा आपस में बराबर लंबाई के हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी AB के जो लंबाई होगा क्या होगा, AC के लंबाई के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर के होगा। ठीक, अब ये भुजा बराबर है तो ये भुजा के सामने की जो कोण है यानी C, इसके सामने जो कोण है AC, ये अब बराबर होगा किसके, ये भुजा AC है, भुजा AC है, इसके सामने के कोण B के बराबर होगा। ठीक, समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आता होगा। ठीक, अब देखिए अगला है विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। तो विषमबाहु त्रिभुज के मैं फोटो कुछ बना देता हूं, जैसे मान लीजिए ये भुजा हो। ठीक, अब देखिए जैसे PQR हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम फिर से संधि विच्छेद करते हैं, यानी विषम प्लस बाहु। ठीक, अब देखिए विषम, यहाँ पर विषम के मतलब हो जाएगा जो बराबर नहीं हो, यानी सम नहीं हो। सम माने बराबर होता है, सम के उल्टा होता है विषम, यानी बराबर नहीं हो। देखिए बहुत ऐसे शब्द है जिसके अर्थ में अगर उसको तोड़ा जाए तो उसके अर्थ में ही, उसके शब्द में ही उसका अर्थ होता है। ठीक, तो विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग को परिभाषा हो जाएगा, ये त्रिभुज के ऐसी आकृति जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसमें PQ जो है बराबर नहीं होगा किसके, QR के, और QR जो बराबर नहीं होगा क्या,
पी आर के, इसमें कोई किसी के बराबर होने नहीं जा रहा है। अगर कोई किसी के बराबर अगर नहीं है तो कोई इसके बीच के कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक, अगला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो 3 प्रकार हम पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं, वो समझिए जो भुजा के हिसाब से हम लोग 3 प्रकार पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोण के हिसाब से। तो कोण के हिसाब से यदि हम पढ़ते हैं तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर जहाँ पर इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो इसको क्या पढ़ना है, हम लोग को ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। यानी न्यून कोण, तो न्यून कोण के हम बना देते हैं आकृति, देखिए, यानी पी क्यू आर हो गया। नहीं, अब न्यून कोण ट्रायंगल क्या होता है, वैसी आकृति जिनके तीनों कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 से, तीनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 70 हो जाता है, यहाँ पर कितना मान लेते हैं हम, 60 मान लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर कितना मान लेना पड़ेगा, 50 डिग्री मान। तो 70 8 7 6 13 13 5 18, यानी 180 डिग्री बनकर चलाया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, अब कहिएगा सर जी आप का जो 60 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री का बनाया हुआ लगभग में तो गड़बड़ रहा है, तो मेरे पास तो स्केल नहीं, मैं ये मान के आपको बताए हैं, आपको समझने की जरूरत है। ठीक, तो यानी 90 से कम होने चाहिए, 90 से कम कितना हो डिग्री हो जाए और तीनों का योगफल अगर 180 के बराबर है तो समझिए न्यून कोण त्रिभुज है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब देखिए, एक तो पहला ये पहचान है, एक यहाँ पर हमने लिखा है क्या, एक ए स्क्वायर पल बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। यानी अगर साइड दिया हो, क्या दिया हो, साइड दिया हो, अब उस हिसाब से हमको पता करना है जो किस में आएगा, ये न्यून कोण में आएगा कि सम कोण में आएगा कि अधिक कोण में आएगा ये त्रिभुज, तो उसके लिए फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज के साइड लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं और 5 लेते हैं। ठीक, नहीं तो हमको पता करना है कि ये न्यून कोण में आ रहा है कि सम कोण में आ रहा है कि अधिक कोण में आ रहा है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको ए मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, ए, यानी जो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर किए। ठीक, उसके बाद से जो बच गया उसको लिखिए यहाँ पर 4 के स्क्वायर। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर, नहीं तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हम लोग का आ जाएगा 9। तो ये हो गया 25, ये हो गया 16 9 25। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक, तो बराबर जब आ रहा है तो हम लोग इसको, इस जो साइड है लिए हैं, इसको हम न्यून कोण त्रिभुज नहीं मानेंगे।
अगर वहीं अगर दोनों का हम योगफल करते, अगर योगफल अगर बराबर से ज़्यादा अगर आ जाता, तब हम लोग का मानते, इसको एक्यूट एंगल मानते। जैसे थोड़ा सा अंक हम बदल के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते, क्या मान लेते, 6 मान लेते, ठीक। इसको मान लेते हम 4 ना, तो 6 का अगर स्क्वायर करते तो 36 हो जाता। 4 के स्क्वायर अगर यदि हम करते तो 16 हो जाता। तो जोड़ देते तो हमारा कितना हो जाता, 52 हो जाता। कितना हो जाता, 52 हो जाता, जो कि ये 25 से क्या है, बड़ा है। अब ये आकर हम लोग का ये पता चल गया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। नहीं, जैसे इसको 6, इसको 4 तो है, ये है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सबसे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम जो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 मानना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमको लेके चलना पड़ेगा। तो 7 के वर्ग क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक। अब जाके हम लोग ये फॉर्मूला पर बनकर तैयार हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा लेना है, इस ये मानना है, उसका 2 गो बचा है, उसको अलग लिख रहा है। 7 के वर्ग 49, 6 का 6 36, 4 का 16, 36 16 जोड़े तो 52 हो गया, जो कि 49 से कती है, बड़ा है। यदि 2 ठो अगर भुजा है छोटी वाली, और तीसरी भुजा से, दोनों भुजा के वर्ग तीसरी भुजा से अगर बड़ी होती है, तो उसको हम लोग को अगर पहचान करना है कि कौन त्रिभुज है, तो हम लोग उससे ही पहचान कर सकते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए अगला, देखिए अगला जो है हम लोग को समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबको ही जानता होगा, ठीक। जैसे पी क्यू आर ना, वैसी आकृति जिसमें कर्ण के स्क्वायर जो 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी बड़ी भुजा के वर्ग 2 अन्य छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के अगर बराबर होता है, तो हम लोग को क्या समझ जाना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो एक प्रश्न होता है कि किसी भी त्रिभुज में कितने समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, समकोण हो सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं। तो याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसका जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो इसको बड़ी भुजा को ए मान लेना है। तो चलिए मान लीजिए अगर इसको हम 6 मान लेते हैं, नहीं इसको 8 मान लेते हैं, और इसको यहाँ पर इसको हम 10 मान लेते हैं, यहाँ पर 8, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक, समझ में आए ना। तो इसको चेक करना है जो हमको एक वास्तव में जो हम भुजा दिए हैं, तो भुजा के हिसाब से हम तो कोण के हिसाब से जान गए जी, एगो त्रिभुज में कोण है 90 डिग्री के। तो जिस त्रिभुज में अगर 90 डिग्री कोण रहता है, तो बता देना है हम लोग को
ये समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भुजा के हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी भुजा इसको हम लोग ए मानेंगे, तो यानी क्या है, ए के स्क्वायर है बराबर बी के स्क्वायर है प्लस सी के स्क्वायर है। तो सबसे बड़ी भुजा 10 हो गया, तो 10 के स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और प्लस 6 के स्क्वायर 36। तो 100 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, जो कि ये दोनों को जोड़ने के बाद जो है बड़ी भुजा के योगफल के बराबर निकल कर आया। तो इससे भी हम लोग को पता चल जाता है जे ए जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब अगला देखिए अधिकोण त्रिभुज, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए जैसे एक साइड हम ले लिए यहाँ पर, ठीक, इसको पी क्यू आर, ठीक, इसको हमने मान लिया। अब देखिए इसमें भी हम लिखे हैं बड़ी भुजा के जब वर्ग होगा ये दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा होगा, तभी हम लोग जानेंगे ये कथी है, ये अधिकोण त्रिभुज है। जैसे यदि बड़ी भुजा को हम 14 मानते हैं, इसको मान ले कितना, इसको मान लेते हैं हम 6, इसको मान लेते हैं 8, नहीं सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, आप सिंबल ले सकते हैं। तो हमको चेक करना है जे ए वास्तव में ए अधिकोण त्रिभुज भुजा के हिसाब से है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग यानी 14 का वर्ग किए, 6 का वर्ग किए, 8 का वर्ग किए, 14 का वर्ग के 196, 6 के 36, 8 के 64, तो 196 जोड़ दिए कितना आ गया 100 आ गया। नहीं, अब देखिए तो 100 से 196 बड़ा है कि नहीं है। यदि बड़ा है तो हम लोग को समझते जाना है कि ये जो पेयर है तीनों भुजा का, ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं अधिकोण त्रिभुज को दिखाता है। तो कोण के हिसाब से इसमें कोई भी कोण इसमें अधिक। अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। जिस प्रकार समकोण त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते, उसी प्रकार अधिकोण त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। तो भुजा के हिसाब से भी हम लोग पहचान कर लेना है। तो आप लोग को ये भी फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको कोई भुजा दिया हो, अब पता करना हो जो वास्तव में ये त्रिभुज है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, नहीं इसका नाम हो लेते हैं ए बी और सी, ठीक। इसमें जो है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक। किसी भी है, यहाँ पे मिट रहा है या हाँ, चलिए किसी भी भुजा को एक अलग कीजिए और दो भुजा के अगर योगफल उससे अगर बड़ा होता है, यानी b प्लस सी से अगर बड़ा होता है, या b ले लेते हैं इस a प्लस सी से बड़ा होता है, या c ले लेते हैं a प्लस b से अगर बड़ा होता है,
यानी कहने का मतलब यह है कि दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी वो त्रिभुज होगा। अगर दो भुजा के योगफल तीसरी भुजा से यदि छोटा होता है तो त्रिभुज नहीं हो सकता है। ये पहला कंडीशन उसका है। दूसरा कंडीशन यह है जे ए ठीक सी माइनस बी, उसके बाद से बी हो गया ए माइनस बी, उसके बाद से सी हो गया बी माइनस ए। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि किसी भी दो भुजा के अंतर निकालिए तो जो अंतर निकल के आए तो तीसरा भुजा से छोटा होना चाहिए। यदि दो भुजाओं के अंतर तीसरी भुजा से छोटा है तो त्रिभुज होगा, उसको त्रिभुज कहेंगे। अगर बड़ा हो जाता है या बराबर भी हो जाता है तो त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो हम लोग को याद रखना है, किसी भी त्रिभुज को ऐसे ही त्रिभुज नहीं कह देना। जैसे एग्जाम में बहुत से सारे एग्जाम में दे देता है, तीन भुजा दे देगा, कहेगा चार विकल्प देगा, कहेगा जो बताइए इसमें से कौन से त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग को एक दोनों फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों अगर फार्मूला अगर जिस ऑप्शन में अगर संतुष्ट हो रहा है तो वही ऑप्शन हम लोग को सही हुआ। किसी भी दो तीन को भुजा दे देने से त्रिभुज वो नहीं कहलाएगा। जैसे एक बार और रिमाइंड करा देते हैं, अगर दो ठो भुजा जोड़ा जाए तीसरी भुजा से उसका योगफल अगर बराबर होता है, कोई भी दो को भुजा जोड़िए तीसरी भुजा के योगफल से अगर बड़ा होता है तो समझ जाइए ये त्रिभुज है। या दो भुजा के अंतर निकालिए तीसरी भुजा से यदि छोटा होता है तो समझिए त्रिभुज है, नहीं तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को त्रिभुज के टोटल टॉपिक समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के परिचय से मेरा प्रयास रहा कि कोई भी चीज़ ना छूटे। इसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुंचे और उसका लाभ वो उठा सके। मैं जल्द ही आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।